27 अंकों की गिरावट इसमें SGX 50 पे देखने को मिल रही है। कल के सत्र में कुछ छोटे मझौले शेयर्स के ऊपर बात करते हैं जो काफी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहे थे। फटाफट से राजेश जी मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। दो स्टॉक्स जो मेरे इस समय रडार पर हैं, एक तो एटलांटा बताएं और दूसरा HOV सर्विसेज। दोनों स्टॉक्स पे कल लेटर हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल रहे थे सर, क्या करना चाहिए? एटलांटा राइट जी या मुझे लगता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल दो HOV, मुझे लगता है HOV हम लोगों ने कल बात की थी, इट वाज ट्रेडिंग समवेयर नियर 103 रुपीज़, आई स्टिल रिमेंबर। और 103 से हमने देखा उसमें एक अच्छी रैली हमने देखी रफली 1213 ऑड लेवल तक। मुझे लगता है कि काउंटर स्लाइटली इलिक्विड है बट एट द सेम टाइम उसमें एक ट्रैक्शन है, उसमें बाइंग इंटरेस्ट है। आई पर्सनली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं जब वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर इसको देखें तो 102 103 के आसपास का जो सपोर्ट है और इसका जो टारगेट बनता है सपोर्ट के हिसाब से, तो मुझे लगता है 130 के आसपास इसका टारगेट बनेगा। तो बाय ऑन डिप के लिए ठीक लगता है मुझे। अटलांटा मुझे लगता है अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो एट करंट प्राइस में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि या 40-42 से बहुत अच्छे स्पाइक्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बाइंग आ रहा है। बट मुझे लगता है मिड कैप से थोड़ा सा डिप में बाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से एटलांटा का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 35 के आसपास। करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 48 रुपीज़। तो मुझे लगता है अगर इसको थोड़ा वेट करें और तो मुझे लगता है कि 60-62 तक के टारगेट्स आगे जाके हमें मिल सकते हैं। तो वेट फॉर ए डिप, इट्स बेटर यू गो ऑन ए डिप, बाय ऑन डिप्स करिए, दैट विल बी मच बेटर स्ट्रेटेजी। जी, सुनील जैन भी हमारे साथ मौजूद है निर्मल बैंक से, बातचीत करते हैं। सुनील गुड मॉर्निंग। सुनील, आज जो एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा रडार पर रहेगा फिर फोकस में रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील का। कल आप देखिए 4.5-5% कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक क्लोज हुआ। और खबर भी ऐसी है, ब्रेक्जिट कंसर्न्स के बीच में कंपनी अपने यूके का जो एसेट सेल प्रोसेस था उसको होल्ड कर सकती है। आज कंपनी की एक बोर्ड बैठक भी है जिसमें इस पूरे ही जो यूके में एसेट्स हैं उनकी बिक्री को लेकर पोस्टपोन करने को लेकर शायद फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट वोट के बाद जो यूके का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई और तब तक शायद ये पूरा प्रोसेस हॉल्ट होता हुआ नजर दिखे। और स्टॉक पर एक डाउनसाइड रिएक्शन भी कल के सेशन में हमने देखा, ऑलमोस्ट 4-5% गिरकर ये बंद हुआ। एग्जैक्टली अभी आप स्थिति कैसी देख रहे हैं? क्या अभी जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक पूरा बिजनेस सेल नहीं होता है यूके का, तब तक थोड़ा दूरी रहना चाहिए टाटा स्टील से, या फिर जो डिप मिल रहा है इसको यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को खरीदारी के लिए? देखिए ओवरऑल अगर आप टाटा स्टील में देखिए तो जो नियर टर्म अपमूव आया था वो उसका रीज़न यही था कि ये यूके के प्लांट में कहाँ एग्जिट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर इस पे अगर क्वेश्चंस मार्क रहते हैं तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन हमने कल देखा और हो सकता है कि ये थोड़ा और कंटिन्यू करे। बट बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक्स देखेंगे मेटल में तो मुझे नहीं लगता कि टाटा स्टील कोई एक लॉन्ग टर्म बैट है। नो डाउट ट्रेडिंग बैट की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसको ट्रेड करे तो बात अलग है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी मुझे इसमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। जो स्टील प्राइसेस ऊपर आनी थी वो ऑलरेडी आ गई। अब हम नियर टर्म में देख रहे हैं कि थोड़ी डिप आ रही है प्राइसेस में। नो डाउट ये क्वार्टर के रिजल्ट सेक्टर्स के कंपैरेटिव बेटर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में फिर और उसके आगे कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि स्टील प्राइसेस जो ऑलरेडी पे पहुंचे थे नियर टर्म में बिकॉज ऑफ MIP वगैरह के कारण वो अब थोड़े डिप हो रहे हैं। तो फर्दर यहाँ से तेजी बनने का कोई रीजन नहीं बनता। लेकिन राजेश, टाटा स्टील को छोड़ें तो रेस्ट ऑफ द मेटल पैक पे तगड़ी खरीदारी है। हिंडाल्को और वेदांता दोनों पे आपके व्यूज क्या हैं? क्या लगता है यहाँ से भी और खरीदारी बढ़ेगी? बाय एंड डिप्स के कैंडिडेट हैं दोनों स्टॉक्स। यहाँ पे इनफैक्ट टाटा स्टील जो हमने कल एक लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर देखा, वो प्रेशर मुझे लगता है टाटा स्टील को वर्स्ट फेज में 280 तक लेके जा सकता है। सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लॉन्ग है तो बेटर वन अवॉइड लॉन्ग। अगर यहाँ पे स्लाइट पुल बैक मिलता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन करिए। सेकंड हिंदाल्को, मुझे लगता है कि हिंदाल्को देखिए, हिंदाल्को में जो रैली है या वेदांत में ओवर एक्सटेंड हो चुके, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट लेट मी पुट इट दिस वे, अगर हिंदाल्को की बात करें तो हमने हिंदाल्को में 65-68 का लेवल देखा, वहाँ से लेके हमने 130 तक का रैली देखा, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ पे वन शुड नॉट एक्सपेक्ट फॉर द मोर रिटर्न कि बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये बात अलग है
कि उसमें व्यूज़ अलग आ रहे हैं, कि उसमें टारगेट सेट हो रहे हैं, लेकिन एट दिस लेवल अगर किसी को एंट्री करना है तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट काइंड ऑफ अ डिसीजन. वेट फॉर ए डिप. मुझे लगता है हिंडाल्को में करेक्शन आएगा, रफली 100-102 तक का करेक्शन मैं देखता हूँ, विच इज़ लाइक 20-25% का करेक्शन. सो इट्स बेटर, वन शुड वेट. अगर स्लाइटली भी निगेटिव न्यूज़ आएगा मेटल सेक्टर में तो उसका जो फटका जो है वो मेटल सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है. इट्स बेटर ट्रेडिंग बेट लो आप, वो अलग बात है, लेकिन पोजिशनल बेट यहाँ पे बिल्कुल मत लेना. जी, लेकिन कल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर थे हिंडाल्को और वेदांता दोनों ही, और हाल ही में कई सारी ऐसी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि हिंडाल्को वेदांता को प्रेफर कर रही हैं. सीएलएसए मौजूदा लेवल से भी 60% से ज्यादा की अपसाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हिंडाल्को, तो नजर रखें इन सभी शेयरों पर. खबरों वाले स्टॉक्स कुछ और देख लेते हैं. जीलर्न पहला शेयर जो कि खबरों में है. पहले डिस्क्लेमर दे दें कि एसएल समूह की ये कंपनी है और जी बिजनेस भी उसी ग्रुप का चैनल है. और जीलन कल 2.5% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन नतीजे आए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं. क्वार्टर 1 मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ रहा है वाई बेसिस पर, और जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं वहां भी एक अच्छा अपसाइड देखा गया है. ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ देखी गई है कंपनी के रेवेन्यूज में. तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे जीलन के. कल स्टॉक चला भी था, और जीलन के साथ साथ पूरी ही अगर आप एजुकेशन पॉकेट को देखेंगे तो कल एवरॉन, एडुकॉम्प, करियर पॉइंट सभी स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही थी. राजेश, आपके रडार पर रहेगा कोई स्टॉक एजुकेशन स्पेस से? देखिए जीलन मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था, 27 के आसपास यहाँ पे बेस फॉर्मेशन है. ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक्निकल पुल बैक आ रहा है, और रफली इसका जो टारगेट बनता है टेक्निकली वो है 33-34 ऑड लेवल तक का. मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 27 के आसपास, वेराज शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो बनता है उसका वो है 2870. तो अगर हल्का सा भी यहाँ पे करेक्शन आता है तो 2870 का सपोर्ट रहेगा, 27 का स्टॉप लॉस रहेगा, 34 का टारगेट रहेगा. गुजरात गैस, यहाँ पर खबर ये है कि 2 जिलों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन को मंजूरी मिली है. 25 साल के लिए कंपनी को गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंजूरी मिली है गुजरात के 2 जिलों में. तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन हो सकता है. कल के सत्र में भी 1% के आसपास की तेजी शो कर रहा था. लेकिन सुनील, ऑयल एंड गैस प्ले को स्पेस को कैसे प्ले करना चाहिए? देखिए, क्रूड पे इंटरनेशनल मार्केट पे दबाव बन गया. कल के सत्र में 5% टूटा. ओएनजीसी, केन इंडिया या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट पे? और अर्निंग्स सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए मैं उससे पहले पूछ रहा हूं, ऑयल एंड गैस को कैसे प्ले कर रहे हैं आप? देखिए, ऑयल एंड गैस में 2 पार्ट है. मीन्स एक तो ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज जिसमें ओएनजीसी और केन इंडिया जैसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनी आ रही है. वेरेज अदर पार्ट है ओएमसी. तो ओएमसी में इस बार के रिजल्ट्स में हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि नो डाउट उनको थोड़ा इन्वेंट्री गेन आएगा, बट सामने ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी प्रेशर में है. तो और नियर टर्म में रनअप आ चुका है. तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से जब सामने तो मुझे लगता है कि अपमूव ऑलरेडी आ चुका है. यहाँ से और फर्दर रनअप आना थोड़ा मुश्किल है. नो डाउट अभी ऑयल प्राइजेज जो करेक्शन हुए हैं कल 4-5% से, तो आज मुझे लगता है कि स्टॉक्स जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वो ऊपर खुले, बट उनको यूज़ करना चाहिए टू एग्जिट द पोजीशन. मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बेस पे यहाँ से और अपसाइड नियर टर्म में मुझे नहीं लगती. वेरेज ओएनजीसी और केन इंडिया ऑयल प्राइजेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक रेंज में रहेंगे, ऊपर साइड में 50 और नीचे में 42-43. तो इस रेंज के हिसाब से मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें प्ले करना चाहिए. जी, और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर, सुटी ने बैंकर्स से बिड्स इनवाइट की हैं ताकि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में हिस्सा बिक्री को लेकर वो एडवाइस ले सके. और 3 साल के स्टॉक्स पोर्टफोलियो पर एडवाइस लेने के लिए बैंकर्स से बिड मंगाई गई हैं. ओएफएस या फिर बल्क डील के जरिए जो हिस्सेदारी है वो बेची जा सकती है, यानी उन कंपनियों में जहां पर सुट्टी की का स्टेक है. तो इंपॉर्टेंट खबर है, ओएफएस या फिर बल्क डील के जरिए कंपनियों में सुट्टी हिस्सा बेच सकती है. और ये वो कंपनियां हैं जिनमें सुट्टी का स्टेक है. एलएनटी हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, आईटीसी हुआ, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे इस खबर की वजह से.